जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। 7 जुलाई को आपका सीटेट एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। यानी आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास का, और ये हमारा नौवां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट से चाहे यूपी टेट से हो, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे आ चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके इस वीडियो में लेकर आया हूं। बस आपको क्या करना है, अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। देखो, मेन सब्जेक्ट जिसमें कंपटीशन होता है वो सिर्फ बाल विकास ही है। बाल विकास में नंबर खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो इसलिए मैं बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं सीटेट एग्जाम को क्रैक। आपका स्कोर क्या रहा और आप कितने तैयार हैं, ये आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास सदैव सभी आयामों यानी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, वह कौन सा नियम है? निकट दूरस्थ सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत या उक्त सभी। तो विकास सदैव सभी आयामों यानी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, यह कौन सा सिद्धांत है? यह है विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। वर्तुलाकार सिद्धांत के हिसाब से विकास जो है वो सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रेखीय, पूर्वानुमेयी, निरंतर या सामान्य से विशिष्ट। यानी मानव विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है कि विकास रेखीय होता है, पूर्वानुमेयी होता है, निरंतर होता है या सामान्य से विशिष्ट होता है? तो देखो, मानव विकास के संबंध में यानी मानव विकास जो है वो पूर्वानुमेयी भी होता है, निरंतर चलता रहता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, लेकिन रेखीय बिल्कुल नहीं होता, यानी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? आत्म प्रेम, शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता या दूसरों पर निर्भरता। देखो, शैशवावस्था की जो समयावधि होती है वो 0 से 6 वर्ष की होती है, और इस एज का जो बालक है वो आत्म प्रेमी भी होता है, उसके शारीरिक विकास में तीव्रता भी होती है और वह दूसरों पर निर्भर भी होता है। लेकिन कभी सुना है कि छोटे बच्चों में नैतिकता होती है? तो ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम नहीं है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या आध्यात्मिक। तो देखो, मनोविज्ञान के अनुसार पूछा है कि मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम इनमें से कौन सा नहीं है। तो मनोविज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक भी विकास का आयाम है, सामाजिक विकास का भी आयाम है और भाषिक भी विकास का आयाम है, लेकिन आध्यात्मिक जो है वो विकास का आयाम नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मनोविज्ञान के अनुसार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, उक्त कथन किसका है? कोल का, वैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का या स्ट्रैंग का। तो देखो, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा? यह कहा वैलेंटाइन ने, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, कथनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कथनों को भी ध्यान देना है, सिर्फ आप समझते चले जाना है। आपको सिर्फ सुनना है तो सिर्फ सुनते चले जाना है, इससे थोड़ा सा माइंड में एक आइडिया बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इससे अर्थ है कि सीखना सभी डैश में होता है, बालकों, प्राणियों, विद्यालयों या जानवरों। तो सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका जो अर्थ है कि सीखना सभी प्राणियों में होता है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता क्या है? किसी कार्य को सीखना, आदत निर्माण, अभिवृत्ति का अर्जन या व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम प्रक्रिया की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो होती है व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? वो होती है अनुभव और नवीन अर्थ को खोजने से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से।
तो देखो सामाजिक अधिगम किस प्रकार प्रारंभ होता है, वो होता है एक दूसरे के संपर्क से, यानी उनसे बातचीत करने से। देखो जब बालक परिवार से बाहर निकलता है, जब वह अन्य लोगों के साथ घुल मिलकर बात करता है, यानी उनके संपर्क में आता है, तब वह सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया को सीख रहा है, यानी तब वह सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के प्रमुख नियम कितने हैं? 2, 3, 5 या 4? तो अगर थॉर्नडाइक की बात की जाए तो थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के जो प्रमुख नियम दिए गए हैं वो हैं 3। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? उत्तेजक अनुक्रिया, जन्मजात मूल प्रवृत्तियां, उत्तेजक व अर्धचेतन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है वो किस आधार पर की जा सकती है? वो की जा सकती है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? तो उसने बताई है 14 मूल प्रवृत्तियां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पावलाव के शास्त्रीय अनुबंध में घंटी की आवाज क्या है? अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक या अनुबंधित अनुक्रिया? देखो पावलाव ने अपने प्रयोग किस पर किए? वो किए कुत्ते पर। जब भी कुत्ता घंटी की आवाज सुनता था तो उसके मुंह से लार निकलनी स्टार्ट हो जाती थी और उसे पता चलता था कि हाँ भाई भोजन का टाइम हो गया है। तो इसमें जो घंटी की आवाज थी वो किसका काम करती थी? वो करती थी अनुबंधित उद्दीपक का, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो प्रयोग से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो वो किया बिल्ली पर। कोहलर ने किस पर किया? चिंपैंजी पर। और पावलाव ने कुत्ते पर और स्किनर ने चूहे पर किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी जन्मजात व आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? ठीक है, वह आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। भूख, प्यास, उपलब्धि या यौन काम? देखो जन्मजात अभिप्रेरणा जो है वो भूख भी है, प्यास भी है, यानी जो जन्म से मिलती है, और यौन काम भी है। लेकिन उपलब्धि जो है वो जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है सी, ये अर्जित अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? टर्मन, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या साइमन? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर बात की जाए टर्मन की, तो टर्मन ने दिया है एक कारक सिद्धांत और गिलफोर्ड ने दिया है त्रिआयामी सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? स्टर्न ने, टर्मन ने, रॉस ने या बिने ने? तो देखो बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय है वो किसने विकसित किया? वो किया है विलियम स्टर्न ने, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू टेस्ट करने का जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया। 2021 के यूपी टेट में क्वेश्चन आया है ये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु जो है वो 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? 125, 83, 120 या 110? देखो कालानुक्रमिक का मतलब क्या होता है? वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 12 है। वास्तविक आयु कितनी है? 10 है। और बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है जो टर्मन ने दिया वो कौन सा दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 कर दो। ठीक है, तो मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु है 12, वास्तविक आयु कितनी है? वो है 10 और गुणा 100, तो 10 धाम कितनी हो जाएगा? 10 धाम 100 हो जाएगा, यानी 12 धाम 120। तो बस हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सी सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पावलाव, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन या समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन? तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समूह कारक सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पावलाव ने दिया, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही बिल्कुल सही है। लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो जेपी गिलफोर्ड ने नहीं दिया है, वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कर्महीन व असफल विद्यार्थी का हताश होकर अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंप देना किसका उदाहरण है? दमन का, कुंठा का, अस्वीकरण का या आश्रित व्यवहार का? देखो उसे कोई दबा नहीं रहा है इसलिए वह दमन का तो बिल्कुल नहीं है। कुंठा, उसे किसी के प्रति कुंठा हो रही है, जरूरी नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है ये। देखो अस्वीकरण का भी उदाहरण नहीं है क्योंकि अगर अस्वीकरण है तो वह उस काम को लेता ही नहीं।
तो यह है आश्रित व्यवहार का, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अध्यापक किसी भी समूह के समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है, यानी विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे? आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे? भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, आंखों से संपर्क के आधार पर कैसे सीखेगा, बुद्धि के आधार पर उसे कैसे पता चलेगा, और गृह कार्य के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाषा व अभिव्यक्ति इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, या ये सभी? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है इनमें? वो है लिंग भेद भी है, और शारीरिक रचना भी है, और मानसिक योग्यता भी है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संबंध में भिन्न भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है वैयक्तिक भिन्नता से, पर्यावरण से, बुद्धि सिद्धांत से, या वंशानुक्रम से? तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता ही होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ए। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? यह सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता से, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? देखो, उसे ऊर्जा नहीं कहते, साइंस का क्वेश्चन नहीं है। अभिवृत्ति, अभियोग्यता, रुचि, या अभिधारणा? तो देखो, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभियोग्यता, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, या स्वस्थ वातावरण? देखो, पिछड़ेपन के कुछ कारण होते हैं। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सामान्य बुद्धि का अभाव पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, और विशिष्ट पिछड़ापन तो पिछड़ेपन का कारण होता ही है। लेकिन स्वस्थ वातावरण कोई पिछड़ेपन का कारण नहीं होता, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। स्वस्थ वातावरण हो तो कोई बच्चे जरूरी थोड़ी ना है कि वो पिछड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी है, या अनुशासन भंग करता है। तो एक बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से चर में आता है? आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र, या ये सभी? तो देखो, पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्यस्थ का काम करता है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। वो एक मध्यस्थ चर है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135, या 120? देखो, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है, या फिर हम कह सकते हैं संरचना सिद्धांत जो है, वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया, और इसमें जो बुद्धि के कारकों की संख्या होती है वो होती है 120 कारक, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, या प्रयोगात्मक? देखो, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि जो होती है ना, बस आपको याद रखना है, वो है सिर्फ एक, यानी केस स्टडी, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, या प्रतिमान? तो देखो, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वो बनाया जाता है इकाई योजना, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, वार्षिक योजना जो है वो वर्ष में बनती है, दैनिक पाठ योजना यानी दिन के हिसाब से बनती है, और इकाई योजना जो है कि उस समय हमें क्या पढ़ाना चाहिए, यानी कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, यह सबसे पहले बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, कुक ने, या डॉल्टन ने? तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, कुक ने, या डॉल्टन ने? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के सीटेट में पूछे गए थे। कुछ प्रश्न मैंने अपनी तरफ से रखे थे जो पेपर में आ सकते हैं, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।